गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने संविधान का विकास कंप्लीट कर लिया, संविधान की विशेषताएं कंप्लीट कर ली और संविधान की प्रस्तावना कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज से हम लोग संविधान के मूल पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमें संविधान के भाग टोटल 22 भागों का और संविधान के टोटल 395 अनुच्छेदों का क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो अब अपन सीक्वेंस से पार्ट बाय पार्ट एक एक भाग लेके, है ना, क्योंकि जैसे ही हम 22 भाग हैं, जैसे ही हम भाग लेंगे तो उस भाग में जितने भी अनुच्छेद होंगे वो सारे के सारे उसमें समाहित हो जाएंगे, है ना। तो आज के वीडियो से या आज से बोलूँ मैं, है ना, तो हमें संविधान का पार्ट बाय पार्ट, भाग टू भाग अध्ययन करना है। ठीक है, तो संविधान का जो पहला भाग है आज हम उसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अगर संविधान के भाग फर्स्ट की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संविधान का जो भाग फर्स्ट रहेगा उसमें टोटल जो अनुच्छेद हैं, है ना, टोटल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक, संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसमें टोटल अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, और संविधान के जो भाग फर्स्ट का नाम है वो क्या है, राज्यों का संघ। ठीक है, अब आप अनुसूची फर्स्ट को याद करिए। ठीक है, जब अनुसूचियां अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में कहा था अपन ने कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, और संविधान का पहला भाग भी क्या कह रहा है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, क्योंकि इस भाग का नाम ही है राज्यों का संघ, और इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो भाग फर्स्ट नाम क्या हो गया, राज्यों का संघ। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद वाइज अनुच्छेद अपन डिटेल में लेकर हर टॉपिक को या हर भाग को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भाग फर्स्ट राज्यों का संघ है, इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो देखिएगा अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 1 कहेगा संघ का नाम, ठीक, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, अनुच्छेद 1 जो व्याख्या कर रहा है वो कर रहा है संघ के नाम की, यानी भारत के नाम की, और भारत के राज्य क्षेत्र की। क्लियर, तो देखिए अनुच्छेद 1 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ध्यान देना 2 शब्दों का उल्लेख है वहां पर, भारत और इंडिया। ठीक है, जो हमारे देश का नाम भारत और इंडिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है ना। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है या निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। क्योंकि अगर अपन नॉर्मल तौर पर देखें तो भारत जैसी इकाई कहीं नहीं है ना, लेकिन जब सारे राज्यों और सारे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, भारत अर्थात इंडिया का। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 निर्धारित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जिसमें ध्यान देना, जिसमें भारत देश का नाम है, ध्यान देना, भारत देश का नाम है, जबकि संघ देश का नाम नहीं है, संघ शासन प्रणाली का नाम है। समझिएगा, यहां से अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो 2 शब्द आए, है ना, एक आया भारत और एक आया संघ। ठीक है, तो अगर मैं भारत की बात करूं, जो भारत नाम आ रहा है, तो भारत का मतलब है देश का नाम। क्लियर, और अगर अपन संघ की बात करें तो संघ का मतलब देश नहीं है, संघ का मतलब है उस देश की शासन प्रणाली। क्लियर, अनुच्छेद 1 2 चीजों को लेकर चलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत देश का नाम है, जबकि संघ उसकी शासन प्रणाली को व्यक्त करता है या शासन प्रणाली को दर्शाता है। क्लियर, अब तो बात यह आई कि भारत राज्यों का संघ है तो उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र कहां से आएगा वो समझिएगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, है ना, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं, ये पहली अनुसूची में जो उल्लिखित क्षेत्र हैं, उन समस्त राज्य और उनके राज्य क्षेत्र को, है ना, किसका राज्य क्षेत्र माना जाएगा, भारत का। क्योंकि पहली अनुसूची में अगर हम देखें तो पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद फर्स्ट कहेगा कि जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा वो क्या होगा, पहली अनुसूची में उल्लिखित समस्त राज्य और उनका राज्य क्षेत्र किसका राज्य क्षेत्र होगा, भारत संघ का राज्य क्षेत्र होगा।
है ना। अब भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या होगा ये भी समझिएगा, है ना, कि भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या है। तो पहला जो राज्य क्षेत्र में शामिल होगा वो भारत के प्रत्येक राज्य का, इसलिए मैंने राज्यों शब्द लिखा है ना। तो भारत के प्रत्येक राज्य या राज्यों का राज्य क्षेत्र, मतलब जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, राजस्थान है तो राजस्थान का पूरा क्षेत्र, अर्थात भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जो समस्त राज्य क्षेत्र है वो किसके राज्य क्षेत्र में शामिल होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में, पहली चीज। ठीक, दूसरा, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में जो संघ क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन समस्त केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र भी किसमें शामिल होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। क्लियर, ठीक है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित 28 राज्यों का राज्य क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र होगा, है ना। और भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित 9 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र भी किसका राज्य क्षेत्र होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा, दूसरा। और तीसरा, अगर भारत किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है ना, मान लीजिए किसी देश से युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ने के बाद उस क्षेत्र को, उस देश के एक बड़े क्षेत्र को जीत लेता है ना, तो भारत देश द्वारा या भारत सरकार द्वारा या भारत संघ द्वारा अर्जित क्षेत्र भी किसका राज्य क्षेत्र होगा, भारत का राज्य क्षेत्र। क्लियर हुआ। तो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, ध्यान देना, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद स्पष्ट करता है या निर्धारित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत देश का नाम होगा जबकि संघ शासन प्रणाली का नाम होगा। क्लियर। अब भारत राज्यों का संघ है तो राज्य और राज्य क्षेत्र कहां से आएंगे, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र संघ का राज्य क्षेत्र होगा, है ना। तो पहला पॉइंट, राज्यों का राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में है, केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित क्षेत्रों का राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में है। इसके अतिरिक्त भारत अगर कोई क्षेत्र जीत लेता है तो जीता हुआ क्षेत्र भी किसका राज्य क्षेत्र होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। क्लियर। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में, भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ध्यान दीजिए, तो भारत के जो राज्य हैं जो भारत संघ में शामिल हैं, ये किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, भारत का अभिन्न अंग हैं और इनमें से किसी भी राज्य को भारत से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और समस्त राज्य भारत राज्य की अभिन्न अंग हैं। ये किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है। किसी समझौते के द्वारा हमने किसी राज्य को शामिल नहीं किया है ना, हमने अपने हक से किया है, अधिकार से किया है। और अगर हमने अधिकार से किया है तो भारत संघ में शामिल किसी भी राज्य को स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। इसी कारण, ध्यान दीजिएगा, इसी कारण भारत को कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का, क्योंकि राज्य तो विनाशी होता है, विनाश हो सकता है ना, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों का जो विनाशी राज्य हैं उनका अविनाशी संघ क्या है, भारत है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। यानी सीधा सा अर्थ है, शब्द का मीनिंग है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ये भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें 2 चीजें में ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद निर्धारित करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, जब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा जिसमें भारत देश का नाम और संघ शासन प्रणाली का नाम है। तो जब भारत राज्यों का संघ होगा तो राज्य और राज्य क्षेत्र क्या होंगे, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में निर्धारित किए गए राज्यों का राज्य क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र प्लस अगर भारत किसी देश से युद्ध लड़ता है और कुछ जीत लेता है तो अर्जित क्षेत्र भी भारत का क्या होगा, राज्य क्षेत्र होगा, है ना। भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे अभिन्न अंग हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। तो इतना याद रखना कि भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा जिसमें भारत देश का नाम और संघ शासन प्रणाली का नाम है। राज्य क्या है, जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर, ये पहला अनुच्छेद है। अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर। ठीक, देखिएगा, भारतीय संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है ना, वो नए राज्यों की स्थापना की बात करता है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक, नए राज्यों का
प्रवेश या स्थापना, दो शब्द हैं इसमें, ठीक है। प्रवेश का मतलब है कि जो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से किसी नए राज्य को क्या दिला देना, प्रवेश दिला देना, और दूसरा एक नए राज्य की क्या करना, स्थापना करना। क्लियर। तो भारत दूसरा अनुच्छेद जो है वो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, भारत में राज्यों की स्थापना का जो अधिकार है वो संसद के पास है ना। नए राज्यों को बनाना, उनका जो भी होना है राज्यों के संबंध में, है ना, वो अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की जब हम बात करते हैं तो यहां हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, संसद का, है ना। संसद विधि द्वारा, विधि का मतलब यहां पर कानून से है ना। और हमारे देश में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे देश में कानून निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, विधायिका के पास, और विधायिका का मतलब क्या है, संसद, है ना। तो संसद विधि या कानून द्वारा, है ना, ऐसी शर्तों पर, शर्त ध्यान दीजिएगा, ये निर्बंधन मतलब बंधन, ठीक है, संसद विधि या कानून द्वारा ऐसी शर्तों पर जो संसद ठीक समझे, मतलब संसद पारित कर दे। थोड़ा शब्द समझिएगा, नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना कैसे होनी है। संसद विधि या कानून द्वारा ऐसी शर्तों पर जो संसद ठीक समझे, है ना, उन शर्तों पर भारत संघ में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकती है। आया समझ में, है ना। क्योंकि मैंने कहा कि अनुच्छेद सेकंड क्या कहता है, नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, है ना। और नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना का अधिकार किसके पास है, विधायिका यानी संसद के पास, है ना। तो संसद विधि या कानून द्वारा ऐसे निर्बंधन या ऐसी शर्तें जो संसद ठीक समझे, उन शर्तों के आधार पर भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। क्लियर। अब अपन देखें कि अनुच्छेद 2 के अधीन संसद दो प्रकार, भारतीय संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 2 के अधीन, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ ना आपका, क्योंकि अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का अधिकार किसके पास है, विधायिका या संसद के पास। तो संसद को एक अधिकार दिया गया है कि संसद विधि या कानून के द्वारा ऐसी शर्तें जो संसद ठीक समझे, उन शर्तों के आधार पर भारत संघ में नए राज्य या के प्रवेश या उसकी स्थापना की व्यवस्था संसद कर सकती है ना। अनुच्छेद 2 में संसद को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां देता है ना। अगर हम पहली शक्ति की बात करें कि पहली शक्ति क्या है संसद की, तो पहली शक्ति देना, देखना यहाँ पर दो शब्द हैं, प्रवेश और स्थापना, दोनों अलग अलग हैं। प्रवेश और स्थापना दोनों में अंतर है ना। तो पहली शक्ति प्रवेश को लेकर होगी और दूसरी शक्ति किसको लेकर होगी, स्थापना को लेकर। दो शब्द है ना, प्रवेश और स्थापना, दोनों अलग अलग हैं, है ना, प्रवेश स्थापना, ठीक। तो संसद को अनुच्छेद 2 दो प्रकार की शक्तियां देता है, एक शक्ति देगा प्रवेश से रिलेटेड और एक शक्ति देगा स्थापना से रिलेटेड। तो जो पहली शक्ति है वो प्रवेश से जुड़ी है, और क्या कहती है पहली शक्ति, कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, ध्यान देना, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। जैसे, है ना, कुछ समय पहले तक अपन देखते थे, है ना, कि भारत में 28 राज्य थे, है ना, फिर कुछ समय के लिए 29 राज्य हो गए, है ना। 29 राज्य कैसे हुए, 2 जून अगर अपन देखें तो 2 जून 2014 को, है ना, हाँ 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। किससे अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से, है ना। तो भारत संघ में एक नए राज्य का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। किसने किया, संसद ने, है ना। तो अनुच्छेद 2 जो दो प्रकार की शक्तियां देता है, तो पहली शक्ति भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश को लेकर है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, ठीक है। और जो दूसरी शक्ति है वो दूसरी शक्ति नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति से है ना। अंतर क्या है, पहली शक्ति का मतलब है, पहली शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो भारत संघ में पहले से विद्यमान है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले से था, विभाजन करके तेलंगाना आपने बना दिया। तो पहली शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो भारत संघ में पहले से शामिल हैं, जबकि दूसरी शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो भारत में शामिल नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्थापित करना है, ये भारत संघ में शामिल नहीं थे। जैसे हम किसी क्षेत्र को जीतकर भारत का एक नया राज्य बना दें, ये दूसरी शक्ति है ना। लेकिन भारत के किसी राज्य का विभाजन करके एक नया राज्य बना दें, ये संसद की पहली शक्ति है
है ना। तो अनुच्छेद 2 क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 2 बातें लेकर आता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, और प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो संसद विधि या कानून द्वारा ऐसी शर्तों जो संसद ठीक समझे उन शर्तों के आधार पर भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। संसद को 2 शक्तियां हैं, पहली शक्ति प्रवेश से रिलेटेड और दूसरी शक्ति स्थापना से रिलेटेड। आपको अंतर याद रखना है कि जो पहली शक्ति है प्रवेश से रिलेटेड, वो उन राज्यों से संबंधित है जो राज्य भारत संघ में ऑलरेडी पहले से शामिल थे। लेकिन जो दूसरी शक्ति है स्थापना, ये उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ में शामिल नहीं है, बल्कि भारत संघ को उस राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, ठीक समझा रहा हूं। जैसे पहली शक्ति मैंने कहा उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ में शामिल थे। जैसे हमने आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाकर भारत संघ में प्रवेश दिलाया, पहली शक्ति, है ना। दूसरी शक्ति क्या है? 1975 तक अगर अपन देखें, 1975 के पहले तक, है ना, तो भारत का जो एक अभिन्न राज्य है इस समय सिक्किम, 1975 के पहले तक सिक्किम भारत का राज्य नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र देश था, है ना। लेकिन 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न राज्य बनाया गया। इस संसद की दूसरी शक्ति है जो किससे संबंधित है? स्थापना से। यानी सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन हमने 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया, जो भारतीय संसद की कौन सी शक्ति है? दूसरी शक्ति, और किससे संबंधित है? स्थापना से। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 बातें बोलेगा, प्रवेश और स्थापना। प्रवेश उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ में ऑलरेडी पहले से शामिल हैं, और स्थापना उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ में शामिल नहीं है लेकिन भारत संघ में उन्हें शामिल किया जाना है। और ये दोनों शक्तियां किसके पास हैं? भारतीय संसद के पास। क्लियर हुआ? तो पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरा अनुच्छेद नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना। चलो, तो तीसरा अनुच्छेद अगर हम देखें, देखना, तो तीसरा अनुच्छेद 4 चीजें लेकर आ रहा है, वो भी राज्यों के संबंध में। पहली, राज्यों का निर्माण, ठीक है। दूसरी, राज्यों के क्षेत्र। तीसरी, राज्यों की सीमाओं। और चौथी, राज्यों के नाम में परिवर्तन का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। ठीक, मैंने अभी शुरू करने से पहले कहा था कि राज्यों के संबंध में समस्त शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास। ठीक है, तो राज्यों का निर्माण देखना, अनुच्छेद 2 में राज्यों को प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने निर्माण करने का तरीका नहीं बताया था कि नया राज्य बनेगा कैसे। सिर्फ प्रवेश बताया था कि अगर भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश दिलाना है तो संसद करेगी, नए राज्य की स्थापना करना है तो संसद करेगी, है ना। लेकिन अनुच्छेद 3 बता रहा है आपको कि राज्यों का निर्माण कैसे होगा, है ना। तो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, अधिकार संसद के पास। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, अधिकार संसद के पास। और राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, अधिकार किसके पास है? संसद के पास। क्लियर? ठीक, समझिएगा। जैसे मैं नाम का एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, तो आज से कुछ समय पहले तक, है ना, उड़ीसा जो राज्य है ना, उसका नाम उड़ीसा होता था, लेकिन संसद ने उसका नाम बदलकर वर्तमान में ओडिशा कर दिया है। क्लियर? तो ये राज्य का जो नाम बदलता है, ये नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और संसद किसी भी राज्य के नाम को क्या कर सकती है? बदल सकती है। क्लियर? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं, संसद चाहे तो चेंज कर सकती है। ठीक है, राज्यों के क्षेत्रफल को घटा और बढ़ा सकती है ना। जैसे कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा राज्य होता था, विभाजन कर दिया गया, छत्तीसगढ़ करके एक नया राज्य बना दिया गया, तो क्षेत्रफल में को क्या कर दिया? संसद ने घटा दिया, है ना। अब मध्य प्रदेश के साथ किसी दूसरे राज्य के 10 जिले जोड़ दिए जाएं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो ये करने का काम किसके पास है? संसद के पास। ठीक, नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, ये करने का अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास। और नए राज्यों का निर्माण कैसे करेगी संसद? देखना, किसी राज्य के उसके कुछ क्षेत्र को अलग करके, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अलग किया, ठीक, किसी राज्य के उसके कुछ क्षेत्र को अलग करके संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, पहला। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के, है ना, कुछ कुछ क्षेत्रों को लेकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आया? किसी एक राज्य विशेष के एक क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। प्लस 2 या 2 से अधिक राज्यों के छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर, है ना, संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है
है ना। कुल मिलाकर या अधिक राज्यों के क्षेत्रों को लेकर संसद एक नए राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र को अलग किया, छत्तीसगढ़ बना दिया, तो एक राज्य का कुछ क्षेत्र। अब वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले ले लिए जाएं, कुछ जिले राजस्थान के ले लिए जाएं, कुछ जिले आपके उत्तर प्रदेश के ले लिए जाएं, और इन तीनों राज्यों के जिलों को लेकर एक नया राज्य बना दिया जाए। तो ये करने का काम कौन करेगी, संसद करेगी, है ना। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। राज्यों का क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। राज्यों के क्षेत्र को घटाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। और राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो यह अनुच्छेद तीसरा है। ठीक, पहला राज्यों का संघ, राज्यों की प्रवेश या स्थापना। तीसरा राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार भी किसके पास है, भारतीय संसद के पास। अब अपन आते हैं अनुच्छेद 4 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 को समझिएगा। ठीक, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 3 से रिलेटेड है। ठीक, अनुच्छेद 2 और 3 से रिलेटेड है, सीधा बोलूं मैं। ठीक, जैसे अनुच्छेद 2 कहता है राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना। ठीक, राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना अनुच्छेद 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अनुच्छेद 4 पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन एग्जाम्पल यहां पर किसके लेना है, अनुच्छेद 2 के और अनुच्छेद 3 के। ठीक, इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, अनुच्छेद 2 हो गया। देखना, अनुच्छेद 4 पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अनुच्छेद 4 पढ़ा रहा हूं, लेकिन लेना किसे है, 2 को और 3 को, क्योंकि 2 और 3 को मिलाकर कौन सा अनुच्छेद बन रहा है, अनुच्छेद 4, है ना। तो अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, यानी कौन सी, अनुच्छेद 2, या राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3, है ना। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा समझ में, है ना। क्योंकि अगर, अब ध्यान देना, हम कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी व्यवस्था लागू करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत हम बाकायदा संविधान संशोधन करते हैं और उसे संविधान में शामिल करके उस व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन भारतीय संविधान कह रहा है कि अगर संसद नए राज्यों को प्रवेश दिलाती है, नए राज्यों की स्थापना करती है, नए राज्यों का निर्माण करती है, उनकी क्षेत्र, सीमाओं और नाम में अगर परिवर्तन करती है, तो अनुच्छेद 4 के अनुसार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात संसद कुछ भी करे राज्यों के संबंध में, वो संविधान संशोधन नहीं होगा। क्लियर। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे एक्चुअली इस मैटर को बहुत कम टीचर लेकर आते हैं, है ना, क्योंकि बहुत डीप में जाके जब संविधान को पढ़ते हैं तभी मैटर निकलता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ कहा राज्यों का प्रवेश और राज्यों की स्थापना, अनुच्छेद 4 के अनुसार बोल रहा हूँ, राज्यों का प्रवेश और राज्यों की स्थापना। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद चाहे नए राज्यों को प्रवेश दिलाए और चाहे किसी भी क्षेत्र को जीतकर नए राज्य की स्थापना करे, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना पड़े। नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हमें अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को देना पड़े, चीन को देना पड़े, तो क्या ये संविधान संशोधन नहीं होगा? क्योंकि स्थापना और प्रवेश की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देने की बात तो हमारा संविधान कर ही नहीं रहा है। तो देने की बात यहाँ पर की है उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब कोई संविधान से रिलेटेड विवादित टॉपिक खड़ा होता है या विवादित प्रश्न उत्पन्न होता है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और ऐसा एक बार हो चुका है हमारे देश में। और क्या हुआ था वो सुनिएगा। जैसे संसद को राज्यों के क्षेत्रों, नामों, नए राज्यों का निर्माण इत्यादि शक्ति प्राप्त है, और यह कोई भी शक्ति, है ना, संविधान संशोधन नहीं है। लेकिन अगर किसी भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देना पड़ जाए, तो क्या उसमें संविधान संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस ये है मेरा मैटर। कहने का मतलब है कि जैसे हम भारत के में जो शामिल कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारा संविधान कहता है कि संविधान संशोधन ना करो। लेकिन अगर हमें देना पड़ जाए तो क्या हम संविधान संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऐसा एक मैटर आया था 1958 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच, है ना। एक क्षेत्र था जिस क्षेत्र का नाम था बेलूवारी संघ। इस क्षेत्र है बेलूवारी संघ, है ना। और मैं आपको मैटर जो डिस्कस कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ 1958 का। ठीक, एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेलूवारी संघ। 1958 में
भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत ये हुआ कि जो वेलुवारी संघ है, क्षेत्र है ना, ये भारत पाकिस्तान को देगा, और भारत सरकार इसके लिए बाकायदा तैयार भी हो गई थी देने के लिए, है ना। जब भारत सरकार ये देने के लिए वेलुवारी संघ तैयार हो गई तो भारतीय जनता ने एक विशाल जन आंदोलन किया कि ये क्षेत्र नहीं देना चाहिए। सरकार तैयार है, जनता जन आंदोलन कर रही है कि हम क्षेत्र नहीं देंगे। विवाद का टॉपिक हो गया, है ना। अब निश्चित है कि जब विवाद का टॉपिक हुआ तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, है ना। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया राय के लिए कि आप राय दीजिए हम क्या करें, है ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसने अनुच्छेद 3 में वर्णित राज्यों के जो भारत की संसद की शक्तियां हैं, ध्यान देना, जो अनुच्छेद 3 में और अनुच्छेद 2 में राज्यों के संबंध में भारत की संसदीय शक्तियां जो हैं कि नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, राज्यों का निर्माण, राज्यों का क्षेत्र, सीमाओं और नाम में जो परिवर्तन की शक्ति है भारतीय संसद की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद की ये शक्तियां तो हैं, मानते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शक्तियां हैं, लेकिन भारतीय संसद किसी क्षेत्र को किसी विदेशी शक्ति को दे सके ऐसी शक्ति का, ऐसे अधिकार का उपयोग, इन अधिकारों का उल्लेख इन अनुच्छेदों में नहीं है। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संसद को भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने और किसी भी राज्य की स्थापना करने, राज्य का निर्माण करने, उसके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार है। और इसके तहत अगर भारतीय संसद कुछ भी करती है तो वो संविधान में संशोधन नहीं होगा। लेकिन अगर भारतीय संसद किसी क्षेत्र को किसी विदेशी देश को देना चाहती है तो क्या वो बिना संविधान संशोधन के दे सकती है या नहीं, ये टॉपिक है ना। तो ऐसी मैटर 1958 में आया, वेलुवारी संघ भारतीय संसद पाकिस्तान को देने को तैयार हो गई, है ना। लेकिन जब जन आंदोलन हुआ तो उच्चतम न्यायालय से राय मांगी गई कि बताइए हम क्या करें, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने जब अनुच्छेद 3 की व्याख्या की तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संसद को शामिल करने का अधिकार तो है लेकिन देने का अधिकार नहीं है, और भारतीय संसद तभी दे सकती है जब संसद में बाकायदा इसके लिए क्या किया जाए, संविधान संशोधन किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या कर दी, है ना। और यही कारण है कि भारतीय संसद द्वारा जो वेलुवारी संघ था ये पाकिस्तान को देने के लिए भारतीय संसद द्वारा संविधान में 9वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 9वें नंबर का संविधान संशोधन पारित किया गया। और कब किया गया, 1960 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने वेलुवारी संघ को किसे दे दिया, पाकिस्तान को। एक चीज ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 और 3, है ना, संसद के जो अधिकार हैं, राज्यों का प्रवेश, राज्यों की स्थापना, राज्यों का निर्माण, राज्यों का क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, तो अनुच्छेद 4 के अधीन अगर संसद कुछ भी करती है तो वो संविधान संशोधन नहीं होगा। लेकिन संसद अगर किसी क्षेत्र को विदेशी देश को देना चाहती है तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट व्याख्या की है अनुच्छेद 3 की और कहा है कि भारतीय संसद को देने का अधिकार नहीं है। भारतीय संसद किसी क्षेत्र को किसी विदेशी देश को तभी दे सकती है जब वो भारतीय संविधान में क्या करे, संशोधन करे। और यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वेलुवारी संघ का मामला था, इस मामले के तहत जब वेलुवारी संघ पाकिस्तान को देना था तो भारतीय संसद द्वारा संविधान में 9वां संशोधन किया गया 1960 में, और इस संशोधन के द्वारा हमने वेलुवारी संघ किसे दे दिया, पाकिस्तान को। क्लियर। अब एक चीज और ध्यान देना, हाँ, तो अपन ये बात कर रहे थे कि जैसे संसद राज्य के निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं, नाम में परिवर्तन कर रही है, क्या राज्यों की सहमति जरूरी है या नहीं है, इस पे बात कर रहे थे। तो पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में आता है, ऐसा कोई विधेयक संसद में आता है जो राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं, नाम में परिवर्तन से संबंधित है, तो पहली चीज ये ध्यान रखना, ऐसा कोई भी विधेयक और प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति लेकर संसद में रखा जाएगा, पहली चीज ये ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज, यदि प्रस्ताव में ऐसा, यदि जो विधेयक हम संसद में रख रहे हैं यदि उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव शामिल है ना, जो किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं और उसके नाम को प्रभावित करता है ना, तो राष्ट्रपति अगर चाहे, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस प्रस्ताव को राज्य की विधानसभा के पास भेज सकता है, ठीक। ध्यान देना, पहली चीज, अगर संसद किसी राज्य के निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर रही है तो ऐसा जब कोई भी विधेयक संसद में आएगा तो वो विधेयक तभी संसद में आएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर राष्ट्रपति चाहे कि इस राज्य के नाम में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर रही है संसद, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक या प्रस्ताव को मध्य प्रदेश की विधानसभा के पास क्या कर सकती है, भेज सकती है ना। अब मध्य प्रदेश का जो विधानसभा या विधानमंडल होगा, ये जो भी सलाह देगा कि हमारा नाम बदलो या ना बदलो या ये करो या ये ना करो, जो भी XYZ सलाह देगा, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो 3 चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक। जब संसद किसी राज्य के निर्माण, उसके क्षेत्र, उसकी सीमाओं और उसके नाम में परिवर्तन करती है, ध्यान देना, है ना, तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव संसद में तभी लाया जाएगा जब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, है ना, राज्य के विधानमंडल के पास भेज सकता है। राज्य का विधानमंडल जो भी सलाह देगा, है ना, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है और राष्ट्रपति स्वीकार नहीं भी कर सकता है। तो ये थी राज्यों की बात, राज्यों के संबंध में अधिकारों की बात, ठीक। अब अपने एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, जैसे वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हमारे पास 2 प्रकार के राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लेकिन जब 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे पास 2 प्रकार के राज्य नहीं थे, हमारे पास 4 प्रकार के राज्य थे, ठीक है। 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? पहले को नाम दिया गया था भाग का, है ना, दूसरे को नाम दिया गया था भाग खा, तीसरे को नाम दिया गया था भाग गा और चौथे को नाम दिया गया था भाग घा, ठीक है। जैसे वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में हमारे पास 2 प्रकार के राज्य हैं, स्वतंत्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर हम 1949 की बात करें तो 1949 में हमारे पास 4 प्रकार के राज्य थे, का, ख, ग और घा। अब थोड़ा सा अंतर है, समझ लीजिए क्या है ना। का में ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था जिसे अपन पिछले टॉपिक में नाम दे चुके हैं ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत का मतलब ऐसे प्रांत जो प्रत्यक्ष अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम याद करो। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था, जब चुनाव करवा रहे थे, है ना, कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत हैं? 11 प्रांत और कुछ देसी रियासतें थी, है ना। तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब ऐसे क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उन्हें क्या नाम दिया गया था? ब्रिटिश प्रांत, है ना। और किस भाग में थे? खा में, ठीक। भाग खा में बड़ी देसी रियासतें थी, ठीक है, बड़ी देसी रियासतें। और देसी रियासतों का मतलब है कि यहां पर अभी शासन तो राजाओं का था, है ना, लेकिन ये राजा सिर्फ आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे, अपने बाह्य मामले किसके अधीन कर चुके थे? अंग्रेजों के। तो जो बड़ी देसी रियासतें थी, जैसे अपन समझ लें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, ये सारे कहाँ थे? भाग खा में। भाग गा में छोटी देसी रियासतें थी, जो छोटी छोटे रजवाड़े थे, है ना, जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, हिमाचल, है ना, मणिपुर, त्रिपुरा, ये छोटी देसी रियासतें थी। भाग खा के अंतर्गत ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था, है ना, जो मुख्यतः अर्जित क्षेत्र थे। और इसमें मुख्यतः किसे शामिल किया गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, है ना। तो 1949 के पहले हमारे देश में राज्यों की कैटेगरी कितनी थी? 4, का, खा, गा और घा। का में ब्रिटिश भारत के प्रांत जैसे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये टोटल प्रांत कितने थे? 11, है ना। खा में बड़ी देसी रियासतें, गा में छोटी देसी रियासतें और घा में अंडमान और निकोबार को। तो ये था भारत के राज्यों का संघ और भाग फर्स्ट। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखना, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, उस समय अगर हम बात करें तो उस समय हमारे देश में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो 14 से 28 और 6 से जो 9 पहुंचे हैं, ये टॉपिक कहलाता है राज्यों का पुनर्गठन। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।